नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझें और याद करें। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत आप लोग याद रखेंगे मुगल शासक अकबर ने की थी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। सेना को मजबूत करना मनसबदारी प्रथा की क्या थी? उद्देश्य थी। और किसने शुरू की थी? तो मुगल शासक अकबर ने। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों, बतानी है कि कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा तांबा। ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, तांबा यानी कि कॉपर, ये दोस्तों मुक्त अवस्था में पाई जाती है। आप लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न से दोस्तों संबंधित आप लोग एक और हाईलाइट पॉइंट याद रखेंगे कि जो प्रकृति में तांबा धातु है ये मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है। आप लोग याद रखेंगे जो कॉपर है, तांबा है, ये मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। और दोस्तों, तांबे को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। तांबे को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्कृष्ट धातु। एक और पॉइंट है, मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का ही प्रयोग किया गया था। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का ही प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके साथ साथ बाकी पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे गुजरात। ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बना है गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि के लिए कौन सी मिट्टी को आदर्श मिट्टी माना जाता है? दोस्तों, बताने की खेती करने के लिए किस मिट्टी को आदर्श मिट्टी माना जाता है, नोबल मिट्टी माना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोमट प्रकार की मिट्टी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, दोमट जो मिट्टी होती है इसे कृषि के लिए बहुत ही आदर्श मिट्टी माना गया है, दोमट मिट्टी को। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बीज गणित में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था? दोस्तों, बताने कि इनमें से किन्होंने बीज गणित यानी कि एल्जेब्रा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए थे? तो आप लोग याद रखेंगे भास्कर। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, भास्कर ने बीज गणित में अपना महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? दोस्तों, बतानी है कि कलपोंग जल विद्युत परियोजना, तो आप लोग याद रखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कलपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है। आप लोग हमें कमेंट जरूर करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी और कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचशीर घाटी किस देश में स्थित है? दोस्तों, पंचशीर घाटी बतानी है कि किस देश में है। तो आप लोग याद रखेंगे अफगानिस्तान में। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, पंचशीर घाटी किस देश में है? अफगानिस्तान में, खैबर दर्रा के निकट। ये भी आप लोग याद रखेंगे, खैबर पास के निकट में स्थित है पंचशीर घाटी। किस देश में? अफगानिस्तान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा 1952 में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी। एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? 1952 ईस्वी में। आप लोग याद रखेंगे 6 अगस्त, इस तारीख को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को दोस्तों एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के
अध्यक्ष होते हैं। स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे पीयूष, ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, आप लोग याद रखेंगे। ये दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपेक्षिक आर्द्रता यानी कि दोस्तों रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों कि आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए। तो ऑप्शन से इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, आप लोग याद रखेंगे हाइग्रोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और एकदम बेसिक लेवल के प्रश्न। लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किस प्रक्रिया का एग्जाम्पल है, उदाहरण है? तो आप लोग याद रखेंगे केशिकत्व या कैपिलरी, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, कैपिलरी प्रक्रिया का उदाहरण है लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना। कैपिलरी या केशिकत्व, हिंदी में केशिकत्व कहा जाता है, अंग्रेजी में कैपिलरी प्रक्रिया। इसका दोस्तों एक और उदाहरण आप लोगों को बताते हैं। जो हम लोग पेन से लिखते हैं उस पेन का स्याही भी केशिकत्व के कारण ही हम लोग लिख पाते हैं पेन के द्वारा। तो लैंप की बत्ती के अलावा ये भी एक अच्छा उदाहरण होता है केशिकत्व का, यानी कि कैपिलरी प्रक्रिया का। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण व जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे, पूरा का पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखेंगे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी, प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सड़क सुरक्षा और राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए भारत सरकार ने किस ऐप को लॉन्च किया है? दोस्तों बतानी है कि सड़क सुरक्षा और राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए भारत सरकार द्वारा किस ऐप को बनाया गया है, लॉन्च किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे ऐप का नाम है सुखद यात्रा, ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऐप का क्या नाम है? सुखद यात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु दर्शन महोत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है? दोस्तों सिंधु दर्शन महोत्सव बताने कि किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो लद्दाख। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, लद्दाख क्षेत्र में सिंधु दर्शन महोत्सव को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बोलीवर निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है, करेंसी है? बताने दोस्तों कि बोलीवर किस देश की करेंसी है? तो आप लोग याद रखेंगे वेनेजुएला, ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, बोलीवर किस देश की करेंसी है? तो आप लोग याद रखेंगे वेनेजुएला देश की करेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पीएच संबंधित है? दोस्तों बतानी है कि पीएच किससे संबंधित है इनमें से? तो आप लोग याद रखेंगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, पीएच किससे संबंधित है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से संबंधित है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, आप लोग याद रखेंगे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का पूरा नाम होता है, क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। किससे संबंधित है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है? दोस्तों बताने कि शुष्क सेल में ऊर्जा कैसे संग्रहित होती है? तो आप लोग याद रखेंगे रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा।
शुष्क रासायनिक ऊर्जा आप लोग याद रखेंगे, और विद्युत वाहक बल ये भी आप लोग याद रखेंगे। शुष्क सेल में विद्युत वाहक बल होता है जिसका पावर होता है 1.5 वोल्ट। कितना होता है? 1.5 वोल्ट। चलिए शुष्क सेल का आप लोग को प्रयोग बता देते हैं। टॉर्च में, रेडियो में, ट्रांजिस्टर में शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। कितने वोल्ट का होता है? तो 1.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों बताने कि विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो आप लोग याद रखेंगे 11 जुलाई को। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लोकटक जल विद्युत परियोजना, तो आप लोग याद रखेंगे मणिपुर में। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, लोकटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे मणिपुर। दोस्तों इससे एक और प्रश्न आप लोग याद रखेंगे कि लोकटक झील, यह भी कहाँ है? मणिपुर में है। लोकटक नाम का एक झील भी है जो कि मणिपुर राज्य में ही स्थित है। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आप लोग याद रखेंगे तारों का रंग तापमान पर, तारों के टेम्परेचर पर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आप लोग याद रखेंगे तापमान पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। दोस्तों बतानी है कि विद्युत प्रतिरोध किस में मापा जाता है, किस यूनिट में मापा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ओम में। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? दोस्तों बताने कि हमारे त्वचा को रंग देने वाला जो वर्णक है वो कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे मेलानिन। ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, मेलानिन एक ऐसा वर्णक है जो हमारे त्वचा को क्या देता है? रंग प्रदान करता है, सुंदरता प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। वर्णक का नाम है मेलानिन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग दोस्तों स्टार मार्क कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व इनमें से कौन सा है? दोस्तों बताने है कि सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व, तो आप लोग याद रखेंगे ट्राइटियम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी। सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व है कौन सा? ट्राइटियम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक का उदाहरण है? दोस्तों बताने है कि इनमें से कौन सा एक टिश्यू का एग्जाम्पल है, ऊतक का उदाहरण है? तो आप लोग याद रखेंगे रक्त। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, रक्त क्या है? रक्त ऊतक है। बाकी सब क्या है? बाकी सब ग्रंथियां हैं। मस्तिष्क, यकृत, आमाशय, ये तीनों क्या है? ग्रंथियां हैं। और रक्त क्या है? तो रक्त दोस्तों ऊतक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थायराइड हार्मोन की निम्नता से होता है। दोस्तों बताने है कि अगर थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में कम हो जाता है तो उससे क्या होगा? कौन सा रोग होगा? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा गलगंड। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, गलगंड जिसे घेंघा रोग कहा जाता है, ग्वाइटर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। घेंघा रोग, गलगंड रोग या ग्वाइटर रोग थायराइड हार्मोन की कमी से होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण। दोस्तों बताने कि अगर वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में CO2 गैस में वृद्धि होती है तो क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे तापमान बढ़ेगा। ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, वायुमंडल में अगर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ती है तो इसका परिणाम यह होगा कि तापमान क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण तापमान बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्मारक रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बतानी है ऐतिहासिक स्मारक रानी की वाव किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे गुजरात में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, रानी की वाव किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है?
दोस्तों बताने है कि कपास की खेती करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो आप लोग याद रखेंगे रेगूर मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है रेगूर मिट्टी, जिसे दोस्तों काली मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली मिट्टी आम भाषा में, और रेगूर मिट्टी है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों बतानी है कि राजतरंगिणी नामक के पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे कल्हड़, ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी नामक पुस्तक है, जिनमें दोस्तों कश्मीर के राजाओं के इतिहासों का वर्णन है। किनका वर्णन है? कश्मीर के राजाओं का। राजतरंगिणी पुस्तक में किनके द्वारा रचित है? तो आप लोग याद रखेंगे कल्हड़ के द्वारा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गैमीबट शब्द का प्रयोग किस खेल से संबंधित है? दोस्तों बताने कि गैमीबट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे शतरंज यानी कि चेस में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। गैमीबट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे चेस यानी कि शतरंज में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में एनोड किससे बना होता है? दोस्तों बताने है कि शुष्क सेल में जो एनोड होता है वो किससे बना होता है? तो आप लोग याद रखेंगे ग्रेफाइट से, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, शुष्क सेल में जो एनोड होता है वो किससे बना होता है? तो आप लोग याद रखेंगे ग्रेफाइट से। अभी हमने दोस्तों इसी वीडियो में पढ़ा कि शुष्क सेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे कि टॉर्च में, रेडियो में, ट्रांजिस्टर में इसका प्रयोग होता है। और दोस्तों जो इसका एनोड होता है वो ग्रेफाइट से बना होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व समान विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे, इसी तरह का महत्वपूर्ण व जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।